नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, होली का त्यौहार आने वाला है और होली में आप लोग खूब ज्यादा मस्ती करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अच्छे से मस्ती करनी है, अगर अच्छे से एंजॉय करना है होली, तो उसके लिए एक काम करिएगा आप लोग कि होली के पहले तक आप लोग क्या काम करिए कि जो भी आपने अभी तक करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उसको एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, और जीएस का जो आपका सेक्शन है उसको भी एक बार आप लोग क्या करिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो होली में ताकि आपको लोड ना रहे, टेंशन ना रहे, इधर जो 6-7 दिन अभी आपके बच रहे हैं, क्योंकि 14 को आई थिंक होली है, तो 14 से पहले तक, आज क्या है 7 मार्च है, 7 दिन का समय है आपके पास, 1 वीक का समय है। इस 1 वीक में आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को क्या करिए, रिवाइज कर लीजिए। तो होली के बाद आपको क्या रहेगा, लोड नहीं रहेगा। यह बात आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, आप लोग करंट अफेयर से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिए हो, मत करो गलती भाई साहब। आपका एग्जाम आरओ का बहुत दूर नहीं जाने वाला है। अफवाहों पर ध्यान मत दिया करो, टेलीग्राम पर ध्यान मत दिया करो ज्यादा। ठीक है, आपका एग्जाम मई से जून के बीच में हो सकता है, चांसेस पूरे हैं। आगे चला जाए क्या अलग केस है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही, इसलिए प्लीज आप लोग फोकस हो जाइए आरओ के एग्जाम पे। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और करेंगे हम लोग लास्ट डे का रिवीजन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिश्चियन स्टाकर को ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो गंगा डॉल्फिन जो है, इसकी सबसे ज्यादा संख्या जो है आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये नंबर आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 2397, ठीक है, बिहार में सेकंड नंबर पर है ये 2220, पश्चिम बंगाल में 815 और असम में 635 डॉल्फिन जो है पाई गई हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अभी क्या किया है, ट्रांसपोर्ट में जो है इसकी शुरुआत की है, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है इसकी शुरुआत कर दी है कि बसों और ट्रकों में हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए 5 पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए गए हैं सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात में वनतारा वन्यजीव बचाओ, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या जानने के लिए गिद्ध गणना शुरू की गई है। और आप जानते हो कि गिद्ध जो होता है वो आपके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, यानी कि आपके इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, 90s के दशक में दरअसल जो है ये जो गिद्ध थे, ये इनकी संख्या कम होने लगी थी। एक प्रकार की जो है, एक जो हम लोग दवा इस्तेमाल करते थे, ठीक है, डिक्लोफेनिक करके नाम था शायद उसका, और प्लस डीडीटी, तो इसकी वजह से एक्सपायर हो रहे थे। मध्य प्रदेश में गिद्धों की गणना पहली बार 2016 में होती है, आप जान गए होंगे। और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को घोषित कर दिया गया है। ठीक, चलिए आगे। हाल ही में तुहिनकांत पांडे को सेबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया और विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। और दिल्ली में 4 मार्च को उपराज्यपाल ने, राज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना जी ने, इन्होंने बांस वृक्षारोपण का उद्घाटन किया है ताकि दिल्ली हरी भरी रह सके। बाकी बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड 2 जो है, एस्ट्रिड 2 से लेकर के 8 मार्च 2025 के मध्य में भारत की यात्रा पर हैं। याद रखिए सारे पॉइंट, कल हमने इसको सबको डिटेल्स में पढ़ा था। अगर कल का कंटेंट आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताओ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका उद्देश्य का, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नंबर 1 पॉइंट, भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था से कई उम्मीदें। देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर आपके परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा सकता है। लेकिन इसके पहले एक पॉइंट आपके सामने आएगा कि ये जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है ये क्या होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। सर्कुलर इकोनॉमी जरा अगर कोई जानता है तो मुझे बताए कि ये सर्कुलर जो इकोनॉमी होती है, सर्कुलर इकोनॉमी ये क्या होती है। ठीक है, इसमें दरअसल क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, और हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 6R की संकल्पना इस पर आधारित होती है, यानी कि वो प्रोडक्ट जिसको हम इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं, उन पर जो है, उन प्रकार के जो है चीजें जो है इन पर होती हैं। तो इसमें आप 6R का कॉन्सेप्ट आता है। 6R के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं 6R में। जैसे कि एक आएगा आपका, नंबर 1 पर आएगा रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस हो। ठीक है, सेकंड पे जो आपका आएगा वो आएगा रीयूज आएगा। फिर आपका आएगा रिसाइकिल, रिसाइकिल के अलावा आपका रिफर्बिशमेंट, फिर रिकवर और रिपेयरिंग आएगा। यानी कि ऐसे पदार्थ इसमें होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम एक तरीके से उसका हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको हम रीयूज कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। राइट,
तो ये सर्कुलर इकोनॉमी होती है, यानी कि एक तरीके से हमारे पास एक ऐसी इकोनॉमी हो जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर पाए। तो अभी हाल ही में जो डेटा सामने आया है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि 2050 तक भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था 0.2 यानी कि $2 ट्रिलियन से अधिक का बाजार और लगभग 10 मिलियन नौकरियां जो है क्या कर सकता है, ये पैदा कर सकता है, यानी कि जनरेट कर सकता है, जॉब जनरेट करेगा। ठीक है, आप जानते हो कि आजकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जिसको हम आजकल क्या कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जो फील्ड आपका है सर्कुलर इकोनॉमी वाला, ये अपने आप में चर्चाओं में रहता है। तो सरकार जो है सर्कुलर इकोनॉमी पर व्यापक स्तर पर काम कर रही है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्कुलर अर्थव्यवस्था। तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैं आपको टास्क देता हूं कि सर्कुलर इकोनॉमी को आप लोग गूगल कर लीजिएगा, वहां पर इसके फायदे नुकसान और कितना असर भारत पर पड़ेगा इसका आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ग्लोबली अगर हम इसकी बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर बात करें तो यह सर्कुलर अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त आर्थिक उत्पादन कर सकती है। भारत वर्ष 2026 में विश्व सर्कुलर इकोनॉमी को फोरम के आयोजन के लिए उम्मीदवार है, यानी कि 2026 में ये जो वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम होगा उसका ये क्या है, उम्मीदवार है अपने आप में। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्कुलर इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, आल्सो फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में भी सर्कुलर इकोनॉमी पर प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी एनवायरमेंटल डेटा होते हैं, जो भी एनवायरमेंटल फैक्ट होते हैं, वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और खासकर आपके इंटरव्यू में पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं, आल्सो यूपीएससी के इंटरव्यू में। याद रहेगा पॉइंट ये। चलिए हर साल विश्व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष 2025 में इसका आयोजन ब्राजील के साओ पाउलो में किया जाएगा। तो देखो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका जो फोरम होगा इस बार ब्राजील में होगा। ठीक है, चलिए बाकी कचरा प्रबंधन में वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में जो है एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको क्या बोलते हैं, CSIR बोलते हैं, CSIR काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है और यह साझेदारी भारत भर में शहरी कचरा प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान संचालित समाधान एवं नवीन तकनीकों की सुविधा प्रदान करेगा। CSIR चर्चाओं में है, तो CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं भाई साहब, वो होते हैं PM यानी कि प्रधानमंत्री मोदी। CSIR का नेट का एग्जाम भी होता है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो लोग जानते होंगे CSIR नेट का एग्जाम देते होंगे, या जो लाइफ साइंस के विद्यार्थी होंगे, लाइफ साइंस और साइंस वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो लोग CSIR नेट का एग्जाम देते हैं और देना भी आप लोग को चाहिए। अगर आपने MSc अगर फिजिक्स मैथ से कर रखी है तो आपको डेफिनेटली CSIR, केमिस्ट्री से हो गया आपका, MSc फिजिक्स से हो गया, मैथ से हो गया आपका। हालांकि मैथ वाले स्टूडेंट CSIR नेट और UGC नेट दोनों एग्जाम देते हैं ना, पता है कि नहीं पता है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए, और जो आपके आर्ट साइड के बच्चे होते हैं वो UGC नेट का एग्जाम देते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना। UGC की चर्चा अगर आगे ध्यान दीजिएगा, UGC के बारे में कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या होती है, इसकी स्थापना कब होती है, जो मुझे कमेंट करके बताओ UGC की स्थापना कब होती है। ठीक है, चलिए विश्व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 2025 में किया जा रहा है, कहां पर, ब्राजील में किया जा रहा है, बस सिंपल सी बात है, 20 डायरेक्ट आंसर। चलिए आगे, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, ये अभी चर्चाओं में रही है और ये चर्चाओं में रही है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी आती है, यानी कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI इक्विटी प्रवाह में 69% तक की क्या हुई, वृद्धि हुई है, जो 98 बिलियन डॉलर से बढ़कर के कितना हो गया, 165 बिलियन डॉलर जो है हो गया है। और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक मजबूत कदम के रूप में दरअसल सरकार ने 2025-26 में PLI योजना, यानी कि जो आपकी यह है उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को प्रमुख क्षेत्रों के आवंटन में वृद्धि की है, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। तो ये इस योजना पर सरकार खासा जो है ध्यान दे रही है और इस पर फोकस कर रही है सरकार कि भाई किस तरीके से इस पर काम हमें करना है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए लेकिन अब यहां पर एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, सर ठीक है, लेकिन ये जो आपका उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन जो योजना है ये क्या होती है। तो इसमें दरअसल क्या होता है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना में क्या लिखा है, उत्पादन, देखो इसको ध्यान दीजिएगा, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं हम
PLI, ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड और जो है आपका ये योजना है, ठीक है, योजना। तो PLI में क्या होगा दरअसल कि जो कंपनीज होती हैं, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, जो भी माना कि ए नाम की कंपनी है, ये ए नाम की कंपनी घरेलू उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ाती है, उसके प्रोत्साहन के लिए दरअसल ये योजना चलाई जाती है। और ये योजना ऑटोमोबाइल क्षेत्र में खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दरअसल ये जो आपकी योजना है PLI योजना, इस पर जो सरकार काम करती है और उन कंपनियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है जो घरेलू उत्पादों को तेजी के साथ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्रोत्साहन योजना है, अपने आप में प्रोत्साहित किया जाता है कंपनियों को कि ताकि वो घरेलू उत्पादों की बढ़ोतरी को बढ़ाएं अपने आप में, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर में दरअसल इनका कार्य होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ओके। वही लिखा है कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, यानी कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसको गति मिले, उसमें रफ्तार आए, उसी के लिए सरकार एक मजबूत कदम के रूप में सरकार ने 25-26 में PLI योजना के तहत प्रमुख क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की है। यानी कि इसके थ्रू हम कंपनियों को आगे बढ़ाएं, उसके लिए सरकार ने बजट का आवंटन इस बार ठीक ठाक मात्रा में किया हुआ है, ठीक है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा हो, क्या हो, तेजी के साथ जो है आगे बढ़े। याद रहेगा पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब इस पर देखते हैं हम लोग छोटा सा प्रश्न कि आपका प्रश्न कौन सा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक पॉइंट आप लोग यहां पर और देख सकते हैं कि अगस्त 2024 तक कुल 1.46 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश इसमें जो है प्राप्त हुआ है, और अनुमान है कि आंकड़ा अगले वर्ष के भीतर 2 लाख करोड़ रुपए को जो है पार कर जाएगा, ठीक है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है, ठीक है, जिससे भारत 4G और 5G दूरसंचार उपकरणों का एक प्रमुख जो है निर्यातक भी बन गया है अपने आप में। अच्छा, मोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, आप जानते होंगे मोबाइल सेक्टर में भारत इस समय सबसे तेजी के साथ जो है बढ़ रहा है, और जो है मोस्टली जो भी आपके मोबाइल फोन्स होते हैं वो 99% दरअसल अब जो है आपके भारत देश में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब आप लोग बताओ कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से कथन सही है। नंबर 1, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI इक्विटी प्रभाव में 69% की वृद्धि हुई, बिल्कुल सही बात है। और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है, जिससे भारत 4G और 5G में क्या हो गया, एक बड़े निर्यातक देश के रूप में उभरा हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों पॉइंट सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 ये अभी चर्चाओं में है। आप जानते होंगे कि विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और अब इसमें एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई है कि जिसके थ्रू जो है अगर आपने जो है योग के इस क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर काम किया होगा, व्यापक स्तर पर काम किया होगा, तो आपको जो है पुरस्कार दिया जाएगा, और बड़ा अच्छा उसमें पुरस्कार मिलेगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन उम्र आपकी जो है 21, 22, 23 साल की नहीं होनी चाहिए, उम्र आपकी होनी चाहिए 40 साल से ऊपर की होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कितना रुपया मिलेगा आपको, क्या कुछ इसमें चीजें दी गई हैं, ठीक है। हालांकि इसके लिए अभी क्या हुआ है कि इस पुरस्कार के लिए अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई। भाई आप लोग, अगर आपको लंबा एक्सपीरियंस योग का है तो आप लोग आवेदन कीजिए गवर्नमेंट की साइट पर, और उसके बाद फिर नामों का चयन होगा वहां पर, ठीक। यह पुरस्कार योग के प्रति समर्पण और इसके वैश्विक प्रसार में योगदान करने वाले लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाएंगे जिन्होंने योग के प्रचार प्रसार और इसके विकास में महत्वपूर्ण और लगातार योगदान दिया है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, यानी कि ग्लोबली हो या फिर नेशनल लेवल पर जिन्होंने भी योग के लिए काम किया है उनको दरअसल यह पुरस्कार दिया जाएगा इस बार, ठीक। यह पुरस्कार राष्ट्रीय व्यक्ति, राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे, जिसके तहत प्रत्येक विजेता को एक क्या मिलेगी, ट्रॉफी मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रॉफी मिलेगी और प्रमाण पत्र मिलेगा, और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जो दिया जाएगा। एक बड़ा अमाउंट जो है सरकार जो है इसमें देगी। अब इसमें एक चीज मुझे और समझनी चाहिए कि अगर योग में इतना सारा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसी प्रकार से पुरस्कार जो हमारे फौजी भाई होते हैं, जो हमारे आर्मी के लोग होते हैं, या जो पुलिस में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनको भी दरअसल इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाने चाहिए जो उनके क्षेत्र में बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे जो सेना हमारी है, चाहे कोई सेना हो, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, हमारी वायु सेना हो, या हमारे जो अन्य सुरक्षा गार्ड्स हमारे होते हैं, पुलिस के हो या अन्य हो, उनमें भी इस प्रकार के पुरस्कार, बड़े पुरस्कारों की बात की जानी चाहिए, ताकि एक जो है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति एक ना आदर सम्मान का भाव हो। यार
कि यार कुछ कर लेंगे तो कुछ मिलेगा कम से कम, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुरस्कार मिले इसीलिए काम करना है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर मिलता है। 25 लाख रुपया अमाउंट एक बड़ा अमाउंट है, अपने आप में छोटा अमाउंट नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे योग में पुरस्कार शुरू किया गया, ठीक उसी प्रकार से खेलों में भी, ठीक है, क्योंकि कुछ खेल ऐसे होते, कुछ गेम्स ऐसे होते जिसमें इतना बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है पैसा, तो खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक बड़ा अमाउंट का जो है सरकार काम करना चाहिए सरकार को, और इसके अलावा जो हमारी सेनाएं हैं उसके लिए भी ऐसे पुरस्कार जरूर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग देख सकते हैं। और आप जानते होंगे कि दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दरअसल इसको विश्व योग दिवस के रूप में जो है स्थापित किया गया था, और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और आप लोग योग जरूर किया करिए, हालांकि आप लोग योग करें ना करें, लेकिन टर्मिनोलॉजी आप लोग अक्सर गलत यूज करते हैं। योग को आप लोग क्या कहते हैं, योगा कहते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग है भाई साहब। पश्चिमी कंट्रीज के लोग कहते हैं YOGA, लिखा ये है, तो दरअसल अगर आप देखेंगे तो ये लिखा योगा है, लेकिन अगर इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो योग क्या आएगा, योग आएगा, योग, ठीक है। योग का संधि विच्छेद होता है, लेकिन योगा का अगर आप लिखेंगे योगा, अच्छा योगा का कोई संधि विच्छेद होगा क्या, नहीं होगा भाई साहब, ये शब्द ही गलत लिखा है, आप गलत शब्द का इस्तेमाल करें, इसलिए योग इस्तेमाल करिए। योगा चित्त निरोधा, योग से हमारे चित्त वृत्ति का जो है क्या होता है, विकास होता है, और हमारे अंदर जो क्या होते हैं अच्छे गुणों का हमारे में अंदर क्या होता है, भीतर जो समावेश होता है। योग के अंतर्गत कई बार आप क्या होता है, आप लोग के अंदर भ्रांतियां हैं। योग में आप लोग खाली फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, सूर्य नमस्कार वगैरह करते हो, सिर्फ योग में यही नहीं होता है। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आता है, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटीज और प्राणायाम आता है, और इसके अलावा यम अलग है, नियम अलग है, ठीक है, और प्रत्याहार अलग है, धारणा अलग है, समाधि अलग है। शायद आप लोग जानते हो, कभी पढ़िएगा इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। एक बार मैं फेसबुक पेज पर लाइव था, तो वहां पर मैंने इसके बारे में बताया हुआ था, ठीक है। तो खाली फिजिकल एक्टिविटीज करने से नहीं होगा काम, ठीक है। आप अनुलोम विलोम, उज्जायु, उद्गीत, कपालभाति, ठीक है, भस्त्रिका, ठीक है, ये सब जरूर किया, बटरफ्लाई, ये सब जरूर किया करिए। और इसके अलावा यम, यानी कि हमें अपने आंतरिक जो हमारी विकृतियां हैं, ठीक है, उस पर भी हमें काम करना है। जैसे हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमें स्वाध्याय करना है, हमें जो है अस्तु मा सद्गमय के राह पर चलना है, तो ये सब योग के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमें ध्यान लगाना है। जब आप लोग स्टडी करते हो तो क्या काम करते हो, आपका दिमाग इंस्टाग्राम पे जाएगा, आपका दिमाग कहीं और जाएगा, नहीं चलाना है, आपको ध्यान केंद्रित करना है। ये सब योग का पार्ट है, और अगर आप योग को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई, आप बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कभी हम चर्चा करेंगे इस पर, योग पर, जो 7 आपके नियम है ना योग के, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कभी, ठीक है। चलिए, या जो मेरा चैनल है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे। तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, विजेता को? तो दिया जाएगा आपका कितने रुपया, 20 लाख, 21 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ठीक है। कई बार 21 लाख कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 21 जून को मनाया जाता है, तो कई बार 21 लाख लोग लगा देंगे, नहीं 21 लाख नहीं, 25 लाख है, सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कुठार दरअसल अभी श्रीलंका पहुंच गया भाई साहब, ठीक है, और श्रीलंका में ये वहां पर है। और आप जानते होंगे श्रीलंका और श्रीलंकाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में एक युद्ध होता है, सॉरी एक युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम अगर आप जानते होंगे शायद, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है श्रीनेक्स। ये देखिए, ये नौसैनिक अभ्यास होता है जो कि किया जाता है भारत और श्रीलंका के द्वारा, तो इसके बारे में लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी भारत और श्रीलंका के बीच में जो है क्या कुछ संबंध हैं अच्छे प्रकार के, उन पर भी इस पर चर्चा की गई, तो आप लोग PDF में इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यह अभ्यास विशाखापत्तनम में 2 चरणों में आयोजित किया गया था लास्ट ईयर, ठीक है। दोनों देशों की नौसेनाओं ने पहले चरण में बंदरगाह और दूसरे चरण में समुद्री अभ्यास किया था, ठीक है। तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और बाकी समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अक्सर जो है एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के मध्य में होती रहती है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और इसके साथ में भी मित्रोत्सव संबंध जो है, ठीक है। चलिए, INS कुठार निम्नलिखित में से किस देश का जो है ये पोत है, युद्धपोत है? तो ये है आपका भारत का है, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में श्रीलंका पहुंचा है, याद रहेगा। चलिए, महिला बेरोजगारी दर, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 6 वर्षों में महिला बेरोजगारी दर तेजी से घटकर 3.2% रह गई है। ये एक डेटा सरकार दे रही है कि जो है महिला बेरोजगारी जो है घटी है। हालांकि ये डेटा जानते हैं क्यों दिया गया होगा? ये गवर्नमेंट डेटा नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये डेटा जो दिया गया होगा, ये दिया गया होगा प्राइवेट सेक्टर का खासकर, क्योंकि आपने कल भी शायद हमने पढ़ाया था आपको कि प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं वो तेजी के साथ जो जनरेट हुई हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है आगे, उसी प्रकार से नई नौकरियां जनरेट हो रही हैं। और AI में आपका क्या कहते हैं, इसके अलावा
जो है अन्य अन्य जो टेक्नोलॉजीज आ रही है साइंस क्षेत्र में, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो खूब बढ़ रहा है। तो ये जो नौकरियां जनरेट हुई हैं वो इस फील्ड में हुई होंगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का हाल तो क्या है देख ही रहे होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई साहब, बीजेपी को यानी कि एनडीए सरकार जो वर्तमान में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट आपकी यूपी गवर्नमेंट हो, योगी सरकार हो, जॉब को लेकर के इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अभी पीसीएस का रिजल्ट आया हो, उसमें भी कुछ विवाद हो गए हैं, उस पर भी सरकार को व्यापक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निश्चित तौर पर बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है स्वतः संज्ञान को लेकर के इन सब चीजों पर फोकस जरूर करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी लोग पता नहीं यार जी फर्जी प्रकार के डेटा बना के देते रहते हैं। अब वही है ना कि अब क्या किया जाए, अधिकारी लोग भी कलाकार आदमी होते हैं। और सबसे दुखद बात तो यह है कि आयोग में प्रश्न अक्सर जो है गलत बनाए जाते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब भी प्रश्न बनाता है तो गलत बनाता है। भैया आयोग की मैं शुचिता पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो पैनल बनाते हैं उनमें कमी है या जानबूझकर ऐसा किया जाता है। क्यों ऐसी गलती होती है कि आखिर इससे एक बहुत बड़े छात्रों पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। वो बेचारे मेहनत करते हैं, लेकिन आयोग की थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से कहीं ना कहीं उसकी शुचिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और बेचारे बच्चे जो लगातार मेहनत करते हैं, एक गांव से आया हुआ विद्यार्थी, एक लड़की जिसके कंधे पर अपने परिवार का खर्चा होता है, उसकी शादी से लेकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनकी थोड़ी सी त्रुटि की वजह से, आयोग की वजह से वो एक जो है परेशानी का सबब बन जाता है। आयोग का जो एक क्वेश्चन गलत जो होता है और उसको जो क्वेश्चन बाहर करता है, आंसर सीट सही तरीके से ना जारी करना, ये कुछ मुद्दे हैं, इस पर सोचना चाहिए आयोग को। और मुझे लगता है कि इस पर सरकार को हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होता है अपने आप में, ठीक है। तो मेरे अनुसार इस पर सरकार को काम करना चाहिए। और बाकी वैकेंसीज वगैरह देनी चाहिए। भाई साहब, पीजीटी का एग्जाम नहीं हुआ है, क्या है इस पर मैं बोलूं, लेकिन दिक्कत यह है कि स्टूडेंट्स पढ़े तो पढ़े क्या, एग्जाम हो नहीं रहा है। ट्रिपल एससी का हाल उसी तरीके से हो गया। ये सब चीजें, इस पर सरकार को मुझे लगता है बेहतर काम करे सरकार निश्चित तौर पर। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्टर की हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा सरकार बैकफुट पे आ जाती है। इस पर सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। महाकुंभ अच्छा हुआ, सारी चीजें बहुत बेहतर हुई, लेकिन इस मुद्दे पर जो है सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, अभी देखा था न्यूज में, क्या कहते हैं, बीटीसी और जो अभ्यर्थी हैं डीएलएड वाले, उनका एग्जाम ही नहीं हो रहा लंबे समय से, वो भी पेंडिंग चल रहा है। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो महिला बेरोजगारी दर 5.6% से गिर करके 3.2% रह गई है। एक्चुअली में क्या होता है, सरकार अगर आंकड़ों पर जाती है ना, तो आंकड़े कई बार सही होते हैं, कई बार नहीं सही होते हैं। आंकड़ा जो होता है ना मामला, यानी कि जो डेटा होता है, कि डेटा पर खूब ट्रस्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाती है। बहुत जमीनी हकीकत से सरकार को इस पर रूबरू होना चाहिए प्लीज, है ना। खैर चलिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार, लग रहा है कि हृदय सर को लग रहा है कि यार दिक्कत हो रही है कुछ। भाई दिक्कत हो रही है क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, इस पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा ना। निश्चित तौर पर सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कई बार यूपीएससी का एग्जाम तो मैं भी देता हूं, है ना। तो अब देखिए वो तो बढ़िया चल रहा है अपने हिसाब से, लेकिन ये वाला मामला गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। चलिए, सरकार डिजिटल रोजगार प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो महिलाओं की डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने में मदद करेगा। एआई संचालित कौशल कार्यक्रमों को एकीकृत करने से भविष्य के काम में महिलाओं की समान भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो महिला अनएम्प्लॉयमेंट था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और निश्चित तौर पर सरकार जो व्यापक स्तर पर काम करे, पीपीपी मॉडल पर काम कर रही हो, या फिर इंडस्ट्रियल को बढ़ाने के लिए काम कर रही हो, मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, सर्विस सेक्टर के लिए काम कर रही है, निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को अन्य फील्डों पर भी विशेष तौर पर काम करने की आवश्यकता है। खासकर यूपी गवर्नमेंट को इस पर जो है काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताइए, प्रश्न निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 6 वर्षों में महिला बेरोजगारी दर तेजी से घटकर 3.2% रह गई है, ठीक है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, महिला बेरोजगारी दर 5.6% से गिर करके 3.2% रह गई है। अच्छा, ये पॉइंट दो बार हो गया है क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि दोनों पॉइंट सही हैं, ये 2 बार हो गया भाई साहब, कोई बात नहीं। इस पर कोई और स्टेटमेंट आप मान लेते तो वो भी स्टेटमेंट सही होता, ठीक है। ये 2 बार हो गया आपका, कोई बात नहीं। चले, तो 1 और 2 दोनों क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये अभी चर्चाओं में है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। ये जो मंजूरी प्रदान की गई है, क्या
पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, इससे क्या होगा, पशुधन को मजबूत करने के लिए और पशुओं में टीकाकरण से लेकर के जो भी उसके डिजीज वगैरह होते हैं उस पर कार्य करने के लिए व्यापक स्तर पर यह संशोधन किया गया है और अभी ये जो है काम करेगा ताकि, अच्छा, पशुधन पर सरकार व्यापक स्तर पर काम भी कर रही है, मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, तो इसलिए सरकार जो है इस पर काम कर रही है। इस योजना के 3 घटक हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है एक, दूसरा पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण है और पशु औषधि है। इस पर ये 3 घटक हैं इसके। इस योजना पर कुल परिव्यय 2 वर्षों अर्थात 2024-25 और 25-26 के लिए 3,880 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये भी डेटा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है क्या होगा, पशु औषधि घटक के तहत अच्छी गुणवत्ता और सस्ती जेनरिक पशु चिकित्सा दवा उपलब्ध कराने और दवाओं की बिक्री हेतु प्रोत्साहन के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि पशुओं में कोई प्रकार की बीमारी, चाहे वो खुरपका मुंहपका रोग हो, चाहे कोई अन्य डिजीज हो, वो ना हो, उनका टीकाकरण प्रॉपर तरीके से हो सके और किसान भाई को इससे जो है फायदा मिल सके। तो ये काम सरकार कर रही है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे ना कि खुरपका मुंहपका रोग, देखो इस पर प्रश्न आपको एग्जाम में खूब पूछा जाता है, खुरपका मुंहपका रोग। जरा इसके बारे में अगर आपको पता हो तो मुझे बताओ कि खुरपका मुंहपका रोग किस पशुओं में होता है अक्सर। ठीक है, ब्रुसोलोसिस पेस्ट डेस्पेटिट्स रुमिनेट्स और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लंपी स्किन डिजीज आदि बीमारियों के कारण पशुधन की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब ये डिजीज होती हैं तो पशुओं की जो उत्पादकता होती है, जो उससे फायदा होने वाला हो, तो किसान भाइयों को नहीं मिलता है। इसी के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम करे ताकि पशुधन को बचाया जा सके और उस पर व्यापक स्तर पर उनकी चिकित्सा के लिए, उनके टीकाकरण के लिए अच्छे तरीके से काम किया सके ताकि किसानों की जो आय दोगुनी की बात हो हम लोग करते हैं वो भी जो है इससे पूर्ति हो सके इसकी। ठीक है, चलिए बाकी कुछ एक पॉइंट लिख रखे हैं, आप लोग इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए अब बताओ आप लोग प्रश्न कि बताओ भाई साहब, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, इस योजना पर कुल व्यय अर्थात 24-25 और 25-26 के लिए 3,880 करोड़ रुपए हैं। बिल्कुल सही बात, अभी हमने इसको पढ़ा था। यह योजना उत्पादकता में सुधार करेगी, रोजगार पैदा करेगी, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगी। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों कथन आपके सही हैं। तो यानी कि सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं अपने आप में। ठीक, चलिए उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। आप लोग गए होंगे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ता है हेमकुंड साहिब जी, और वहां पर अभी क्या हुआ है कि ये गोविंद घाट से और हेमकुंड इसका डिस्टेंस 12.4 किलोमीटर का है। तो उस पर आप रोपवे चलेगा। इससे क्या होगा कि वहां की इकोनॉमी भी मजबूत होगी और पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा अपने आप में। ठीक है, बड़ा दुर्गम रास्ता था इसका। इस दुर्गम रास्ते से जो है क्या कहते हैं, इसको खत्म करने के लिए सरकार ने रोपवे योजना बनाई। इस पर सरकार काम करना शुरू कर दी है अभी हाल ही में। ठीक है, मोदी जी की अध्यक्षता में जो है यह फैसला भी लिया गया हुआ है। ठीक है, इस परियोजना पर 2,730.13 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बाकी हेमकुंड साहिब जी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक अत्यंत जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है अपने आप में। अगर आप कभी गए हो चमोली तो इसमें जरूर जाइएगा। ठीक है, आप जाइएगा हल्द्वानी और हल्द्वानी से सीधे निकल जाइएगा वहां पर। ठीक है, चलिए बाकी आप जानते होंगे 5 महीने के लिए खुला रहता है सितंबर के बीच, यानी कि मई से सितंबर के बीच में साल में लगभग 5 महीने ये खुला रहता है गर्मियों में। और हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख तीर्थयात्री यहां पर आते हैं। हेमकुंड साहिब जी की यात्रा फूलों की प्रसिद्ध घाटी जो है के प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करती है, जो प्राचीन गढ़वाल हिमालय में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया था। ठीक है, तो फूलों की घाटी आप जानते हो कि हल्द्वानी के पास में है, तो वहां भी जाइए और वहां से फिर चमोली निकल जाइएगा आप लोग। ओके, चलिए कुछ लोग आज ही टिकट करा लेंगे, अच्छा इतना बढ़िया स्थान है, मैं तो जाऊंगा रोपवे से। अभी रोपवे बना नहीं है भाई साहब। ठीक है, अभी पहले जाना पड़ेगा, खच्चर पे जाना पड़ेगा, अभी मत जाइएगा, बन जाएगा रोपवे तब जाइएगा। ठीक है, पहले चलने के शौकीन होंगे तो जाइएगा। दुर्गम रास्ता, कठिन रास्ता है, ध्यान दीजिएगा, आसान नहीं है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अभी तो बताया हमने आपको, चमोली में है। चमोली में एक मेरा फ्रेंड है, बड़ा अच्छा है,
उसने पहाड़ों के बीच में घर बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा घर बनाया हुआ है भाई साहब। हालांकि पहले बहुत गरीब था, उत्तराखंड का रहने वाला है, और अब उसने एक चमोली में इतना सुंदर घर बनाया, पहाड़ों के चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में नदी निकल रही है, बड़ा अच्छा सा घर है, देख करके दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो जब भी चमोली आप लोग जाइएगा तो बताइएगा मुझे, अगर वो मिलेगा तो आपसे भिजवा दूंगा उसको, ठीक है, आप लोग को पिक कर लेगा और घुमा देगा, ठीक है। चलिए, तुरंत कॉल मत करने लग जाना, ठीक है, कि सर मैं जा रहा हूं कल, बता दो अपने फ्रेंड को, ठीक है। जब कभी जाइएगा तो बताइएगा एक बार, ओके। चलिए, बी इज द राइट आंसर। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य मुख्य तौर पर यह है कि एक आदर्श ग्राम पंचायत का स्थापना हो और वहां पर महिलाओं के माध्यम से दरअसल पंचायत को बढ़िया तरीके से चलाया जा सके। आपने अभी अभी सुना होगा कि अभी हाल ही में जो है दिल्ली में इसी के लिए जो है एक समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर जो भी महिला पंचायत प्रमुख है उनको बुलाया गया था, उनको पुरस्कार के रूप में पुरस्कार दिया गया था, पुरस्कार, और इसके अलावा जो है उनको और सशक्त करने के लिए कई प्रकार के कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया था। आजकल आप लोग जानते होंगे सरकार जो है पंचायतों पर विशेष रूप से काम कर रही है, और अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने भी क्या कहा था कि एक हर पंचायत में जो है डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, याद है आपको, जिसके लिए लगभग 4 लाख रुपए प्रति पंचायत जो है आवंटित किया गया था, ठीक है। तो आपके यहां पर डिजिटल लाइब्रेरी की भी घोषणा जो है योगी आदित्यनाथ जी ने कर दी है। कई सारे ऐसे पंचायत हैं जो अपने आप में बड़े फेमस हैं। अभी कल ही मैं फेसबुक पर देख रहा था, एक पंचायत है, आई थिंक मथुरा के पास कोई स्थान है, वो पंचायत इतनी अच्छी पंचायत है, जैसे एक डीएम का ऑफिस प्रॉपर होता है, एसडीएम का ऑफिस होता है, उससे बेहतर ऑफिस जो है पंचायत की बनाई गई थी वहां पर, और सारी सुविधाएं बड़ी अच्छी थी वहां पर। तो सरकार जो भी पंचायत में काम करने वाले जो लोग होते हैं, ग्राम प्रधान हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे पंचायत अध्यक्ष हो, इन लोग को बढ़िया तरीके से गांव के विकास के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। हालांकि कई गांव में तो पंचायत घर जो होते हैं बड़े खस्ता हालत में है, लेकिन इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि पंचायतों के विकास से गांव का विकास होता है, जो ही विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं उन्हीं के माध्यम से संचालित होती हैं, और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं होती हैं जो ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक होती हैं वो वहीं से संचालित होती हैं ओवरऑल, चाहे वो पार्क हो, लाइब्रेरी हो आपका, ठीक है, कोई बाजार हाट लगाना हो या कोई भी चीजें हो, वो पंचायत के माध्यम से ही कराई जाती हैं, ठीक है। पंचायत इस जैसा कि सचिवालय अपने आप है ना। चलिए, पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल तथा, ये देखिए, अच्छा इस पॉइंट को पढ़ लीजिए नहीं तो फिर रह जाएगा। ये देखिए, पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है आपकी राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 5 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय की आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की है, ठीक है। और यह पहल मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के समारोह का एक हिस्सा है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम की पंचायत की स्थापना करना। हर जिले में एक आदर्श जो है ग्राम पंचायत होना चाहिए, ठीक है। बाकी इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब बताओ बोलो प्रश्न कि पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री कौन अनुप्रिया पटेल ने कब आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की है? 5 मार्च को, ठीक है। 20 द राइट आंसर, ओके। चलिए, ऑक्सीजन पर आधारित इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का पहला परीक्षण अभी ये किया गया है। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है? तो आप लोग जानते होंगे, जैसे आपके जो भी लड़ाकू विमान वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के लिए जो भी पायलट होते हैं, यानी कि जैसे कि आपका तेजस है, अब तेजस में उड़ान के लिए दौरान जो भी वहां पे पायलट जो भी होते हैं तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो एक ऐसा सिस्टम है इसमें सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होगी, है ना, कि लिक्विड सिलेंडर वो लेके चले अपने उस पे बैक पे। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिससे उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती रहेगी। तो इसका भी ट्रायल किया गया हाल ही में, इसीलिए चर्चाओं में है, ठीक है। तो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान के दौरान ऑक्सीजन पर आधारित क्या है? इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये इसका सफल परीक्षण किया गया है। का पहला परीक्षण पूरी तरीके से कामयाब रहा है। यह परीक्षण एलसीए प्रोटोटाइप व्हीकल 3 विमान पर समुद्र तल से 50,000 फीट की ऊंचाई और युद्धाभ्यास सहित विभिन्न उड़ान स्थितियों में किया गया है। यानी कि आप कितने ही डिस्टेंस पर हो, इसके माध्यम से ऑक्सीजन लेने में पायलटों को कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसका पहला परीक्षण किया गया, पहला परीक्षण अभी सक्सेस हो गया है, ठीक है। स्वदेशी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जेनेटिक सिस्टम पर आधारित इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम अत्याधुनिक प्रणाली है जिसे उड़ान के दौरान पायलटों के लिए सांस लेने में योग्य ऑक्सीजन उत्पन्न करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिससे
पारंपरिक तरल ऑक्सीजन सिलेंडर आधारित प्रणालियों पर निर्भरता समाप्त होगी। यानी कि जो पहले ये लोग क्या करते थे, यूज करते थे, ये पहले तरल ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते थे, अब इस पर हमारी जो डिपेंडेंसी है खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए क्या किया गया था। बाकी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग डीआरडीओ बोलते हैं, तो डीआरडीओ के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बेंगलुरु स्थित रक्षा बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला ने यह परीक्षण 4 मार्च को हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए किया था। याद रहेगा। चलिए, और ये जो इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, इसमें जो है 90% जो काम हुआ है वो स्वदेशी सामग्री के साथ में हुआ, तो इसलिए और ज्यादा अच्छा है। चलिए बताइए आप लोग प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान के दौरान ऑक्सीजन पर आधारित इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का पहला परीक्षण पूरी तरीके से कामयाब रहा। बिल्कुल सही बात है, कामयाब रहा। दूसरा, इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम में लगाई गई 90% जो स्वदेशी सामग्री है ये दरअसल स्वदेशी है। बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ इस प्रणाली का इस्तेमाल MiG-29 के और अन्य विमानों में भी किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसको अलग अलग प्रकार के विमानों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो दोनों कथन हो जाएंगे सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। जापान भारत व्यापार सहयोग समिति, अभी इसकी बैठक हो रही है और जापान भारत व्यापार सहयोग समिति के 17 सदस्यों का वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने 5 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसका नेतृत्व JIBCC के अध्यक्ष तात्सुओ यासुनागा कर रहे हैं। ठीक है, जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की आगामी 48वीं संयुक्त बैठक के बारे में जानकारी दी, जो भारत जापान व्यापार सहयोग समिति के साथ 6 मार्च को नई दिल्ली में होने वाली, यानी कि ये जो जापान भारत व्यापार सहयोग समिति है, इसकी बैठक 6 मार्च को होगी। कहां पर होगी? नई दिल्ली में होगी। आप जानते होंगे जापान ने भारत में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो आपका बुलेट ट्रेन का हो या मेट्रो का हो, कई प्रकार की परियोजनाओं में जापान ने जो है भारत को कर्ज भी दे रखा है भाई साहब। ठीक है, उसके कई सारे प्रोग्राम तो चल ही रहे हैं इंडिया में, लेकिन जापान ने भारत को कई प्रकार के टेक्नोलॉजीज के लिए जो है क्या दिया है, जो है कर्ज भी दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जापान जो है भारत का एक मित्रवत जो है देश है, बहुत छोटे सा देश है, छोटी सी कंट्री है, लेकिन अपने आप में टेक्नोलॉजीज के मामले में बहुत तेजी के साथ जो है आगे बढ़ा जापान के बारे में आप जानते होंगे, अमेरिका के द्वारा वहां पर परमाणु बम भी गिराया गया था नागासाकी में, लेकिन इसके बाद भी दरअसल जापान ने अपने आप को स्टैंड किया, एजुकेशन में स्टैंड किया, टेक्नोलॉजी में स्टैंड किया, और बहुत छोटा सा देश है लेकिन आत्मनिर्भर देश है और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को मात देता है। जैसे इजराइल मात देता है, ठीक उसी प्रकार से आपका जो है ये भी है जापान। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका एजुकेशन सिस्टम। जो भी देश जो है टेक्नोलॉजीज के मामले में आगे हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनके देश की शिक्षा व्यवस्था उनकी मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज में होती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कोट किया। ठीक है, लेकिन भारत जैसा देश क्या है? अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, हाय है वेरी अंग्रेजी। ठीक है, इसीलिए योगा हो गया, इसीलिए मटिया मेट सारा हो रहा है। ठीक है, कि आप लोग अपनी चीजों को गलत गलत बोलते हो, क्या कीजिएगा। चलिए, मार्च 2025 में जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की आगामी 48वीं संयुक्त बैठक कहां संपन्न हुई? ये हुई भैया आपका नई दिल्ली में। डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, बाकी अभी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है पीसीएस का। पीसीएस के सभी कोर्सेज पर होली के उपलक्ष्य में 50% का डिस्काउंट चल रहा है भाई साहब, तो आप लोग जो है कर सकते हैं। और पीसीएस के लिए 12,000 प्लस प्रश्नों का एक हमारा टेस्ट चलिए, 12,000 प्लस प्रश्न जो है टेस्ट पीसीएस के टेस्ट में कराए जाएंगे फ्री में, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर आपके सामने दिया गया है 8604409201, इस पर आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। तो पीसीएस प्री का टेस्ट सीरीज, पीसीएस मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम, पीसीएस का प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, और आरओ के जितने भी कोर्स हैं वहां पर भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नंबर यहां पर दिया गया है। चलिए, अब आप लोग बताओ प्रश्न, कूका आंदोलन के नींव पड़ी थी? कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, के नहीं की कर दीजिएगा। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कब कहां पर? बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में? बताइएगा मुझे इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। चलिए, ये बाकी फाउंडेशन कोर्स के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है कि अगर आपको फाउंडेशन कोर्स में भी एडमिशन लेना है, यानी कि अगर आपका लक्ष्य 2025 पीसीएस का होगा, तो आप लोग फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और यहां पर आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से सभी चीजें आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपकी टेस्ट सीरीज है, चाहे आपकी प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर प्रैक्टिस आपका, डेली क्विज आपका। ठीक है, इसके अलावा
जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे, एक से अधिक बार एक्सेस करने का मौका मिलेगा आपको, और आपको नोट्स मिलेंगे बायलिंगुअल फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको यहां पर दी गई है, आप लोग चाहें तो कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अब आपके लिए एक प्रश्न है कि बताओ भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कहां तक तर्कसंगत है, चर्चा कीजिए। यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन होता है वो क्या तर्कसंगत है, क्या वो रिलेवेंट है, इस पर आपको चर्चा करनी है। प्लीज इसको आप लोग लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।